हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना मेन टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कि ट्रिग्नोमेट्री और कैसे कैसे यूज की जा सकती है, कहां कहां पे यूज की जा सकती है। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय लेता हूं, अपना टॉपिक पे आता हूं सीधा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा आपसे कि इसका यूज कैसे होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए टॉपिक को कि इसका यूज क्या होगा। इसका यूज अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में, जिसमें आपको पता है कि ए बी एंड सी सपोज दैट ये 3 पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और आपका जो राइट एंगल बन रहा है वो आप मान के चलिए कि बी पर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है आपका राइट एंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, ठीक है। आपसे यहां पर कैसे कैसे और क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे, यहां पर आपको जनरली वो या तो ये वाला थीटा देगा दिया हुआ होगा, या फिर वो आपको ये वाला थीटा दिया हुआ होगा सवाल में, ठीक है। और साथ में आपको पता है ट्रायंगल के अंदर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। इस नीचे वाली को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 3 चीजें आपको पता है। अब जो आपसे यूज करवाएगा यहां पर आपसे यूज करवाएगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये वाली आपने पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइड्स के बेस पे। जैसे कि लाइक मैं आपको याद दिला दूं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, सॉरी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बटे में बेस। और आपका कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर। आपसे ट्रिग्नोमेट्री की ये कुछ रेशियोज हैं, आपको पता है, आपने पढ़ रखी है। इन रेशियोज का इस्तेमाल यहां पर होगा, ठीक है, इस टॉपिक में होगा। आपको यहां पर थीटा दिया हुआ होगा एक कन्वर में, या तो वो ये वाला थीटा आपको देगा या फिर वो ये वाला थीटा देगा, और थीटा नहीं भी देगा तो उसको फाइंड आउट करने की कंडीशन वो आपको क्लियरली बता देगा, ठीक है। और साथ में जो ये साइड्स हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, इन तीनों में से कोई एक या दो देकर कोई एक पूछ लेगा, एक देकर कोई अन्य पूछ लेगा। इस प्रकार से कैसे हम आपको इसको और बेसिक से समझाते हैं, जैसे कि एग्जांपल और थोड़ा तक सॉल्व करते हैं ठीक से। मान के चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं हम उसको बहुत आसानी से निकाल लेते हैं अभी तो पाइथागोरस का यूज करके, क्योंकि पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बट ये जब एप्लीकेबल हो सकता है जब आपको कम से कम इन 3 साइड में से 2 साइडें पता हो। अगर आपको 2 साइडें नहीं पता तो आप तीसरी नहीं निकाल सकते इस वाले केस में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो यहां पर यूज होगा वो आप यहां पर यूज करेंगे अगर आपको एक थीटा दिया हुआ है और साथ में आपको एक साइड दी हुई है, तो आप अन्य कोई सी भी साइड उसमें निकाल सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम उसके लिए एक एग्जांपल और एक सवाल लेते हैं आपके लिए बेसिक सा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि एंगल कैसे कैसे कहां पे और किस प्रकार से बन सकता है, किस एंगल को क्या बोला जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट कोई पर्सन, जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं यहां पर खड़ा होकर सामने एक बल्ब को देख रहा हूं, सामने जो बल्ब जल रहा है, अगर मैं नीचे खड़ा होकर अपने जो ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं, यानी कि मैं अगर यहां पर खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरी आई साइड, यानी कि जो आई की जो दृष्टि रेखा, यानी जो लाइन बन रही है, ये दृश्य रेखा, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां पर एक थीटा क्रिएट करेगी, यहां पर क्या करेगी, थीटा क्रिएट करेगी, यानी कि मैं किसी ना किसी एंगल पे इसको देख रहा हूं। वो एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अगर मैं सामने से अपने कुछ नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, जैसे कि सामने यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरा जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एंगल, यानी कि अगर मैं अप से डाउन देखता हूं तो वहां पर जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको इस तरीके से चित्र में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में बताया गया होगा, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का यूज करके, उस थ्योरेटिकल पार्ट का यूज करके न्यूमेरिकल क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको देखना है कि पूछा क्या गया है आपसे, और फिर आपको उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे एग्जांपल के रूप में सवाल लेता हूं एक, ठीक है। क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, तो प्लीज घबराइएगा नहीं, क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं बिल्कुल बेसिक सा, जो कि आपका 2019-2022 में एग्जाम में पूछा गया यूपी बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब क्या है भाई, सन ऊपर ही होगा, लॉजिक सी बात है, अब सन धरती में तो आएगा नहीं, ठीक है। ये सन है आपका, मान के चलिए साहब ये टावर है, ठीक है, ये टावर है। अब सन यहां से रोशनी दे रहा है, यानी कि सनशाइन दे रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे जो टावर, यानी कि उस टावर की जो शैडो होगी वो धरती पे आएगी, यानी कि इस तरफ को आएगी, ठीक है। आपको गिवन है कि जो टावर की लंबाई है वो कितनी है आपकी 20 मीटर, और जो शैडो यानी परछाई जो उसकी बन रही है
उसकी लंबाई आपके 20√3 मीटर, ठीक है, 20√3 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया, यानी कि आपको पता है ना एलिवेशन कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। जब आप इसको मिलाएंगे इस प्रकार से, तो यहां पर जो एंगल क्रिएट हो रहा होगा वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको ये देखना है कि कौन सी दो साइड्स मुझे गिवन है। आपने मुझसे बोला सर एक तो हमारे को बेस दिया हुआ है, एक हमारे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज पढ़ी, यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे फॉर्मुलों को देखा, 6 रेशियो से उनको देखा। अब मुझे ये बताओ खाली कि ऐसी कौन सी रेशियो थी जहां पे बेस और परपेंडिकुलर का यूज एक साथ हो रहा है। तो आपने मुझे बोला कि सर एक ऐसी रेशियो tan थीटा थी और कॉट भी थी, दोनों में से कोई भी लगा सकता हो। आपने बोला tan थीटा भी एक रेशियो थी जिसमें क्या था, परपेंडिकुलर बटे में बेस आ रहा था, ठीक है। तो tan थीटा तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे थीटा तो निकालना है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर पता है कितना है बेटा 20, और बेस कितना है 20√3। 20 से भी 20 कटेगा तो क्या बचेगा, tan थीटा बराबर में 1/√3। अब मुझे फटाफट से बता दीजिए tan थीटा में यानी कि tan की टेबल में 1/√3 कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर आता है। तो आप मुझे पता है बोल रहे हैं कि कहां पर आता है tan 30 में, कहां पर आता है tan 30 में। tan से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आएगा आपका 30 डिग्री। ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा होगा वो कितने डिग्री का हो रहा होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। बहुत बेसिक है, इसी प्रकार में कुछ क्वेश्चन को एडवांस लेवल तक चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, डबल एंगल भी आएंगे, उसमें दो दो एंगल एक साथ बन रहे होंगे। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को समझते चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मजेदार सा क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन आपका अब होने वाला है, ये आपका लेंगे क्वेश्चन बढ़िया सा। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 9 meter and 16 meter from the base of the tower and in the same straight line with the its complementary of each other. Prove that the height of tower is 12 meter. ठीक है, आपको क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि मीनिंग क्या है समझिएगा जरा ध्यान से। ये आपका टावर का टॉप हो गया, थोड़ा छोटा चित्र बनाते सवाल को सॉल्व भी तो करना होगा। ये टावर का क्या हो गया, टावर हो गया, टावर का टॉप हो गया। आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर का जो टॉप है यानी कि यहां से फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है मान लो ए, एक पॉइंट है मान लो बी, ठीक है। वो यानी कि इस बेस से डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको 9 मीटर, और यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस आपको दे रखी है 16 मीटर, ठीक है। आपसे बोला हुआ है बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि दोनों एक सेम ही रेखा में है। इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, यानी कि जो दोनों एंगल क्रिएट हो रहे हैं यहां पर, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है और जो ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, वो दोनों क्या है, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिन दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। अगर मैं उस रूल को फॉलो करूं तो दोनों मिलाकर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का सम क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो आपने बोला कि सर एक काम कीजिए आप इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 आएगा और अगर ये कुछ भी होगा तो दूसरा क्या होगा 90 में तो उतना ही कम कर दो तभी तो होगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, प्रूव दैट, आपसे कहा गया कि सिद्ध करो कि आपके जो टावर की हाइट है, यानी कि ये आपको ये बोला है कि आपको ये प्रूव करना है जो टावर की हाइट है वो आपकी हाइट कितनी है 12 मीटर, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ए बी आप इसको नाम दे दीजिए, सी उसको नाम दे दीजिए डी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 100% बेटा 100% बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा 100%। इन पूरे सवालों में आपका एक ट्रायंगल क्रिएट होगा ही होगा, और वो ट्रायंगल ऑलवेज बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, कोई दूसरा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर है, तो हम लोग इसको समझते हैं। अब मुझे जरा थोड़ा मैथमेटिकली बताइए, क्या मुझे इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल है छोटे वाला ए डी सी, क्या आपको उसमें बेस पता है, आपने बोला यस 9 मीटर पता है। क्या आपको उसमें थीटा भी लगभग पता है, आपने बोला हाँ थीटा भी लगभग पता तो है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है हाइट, मुझे निकालना है हाइट। तो आपको पता है गिवन क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे कैसे गिवन, आपको गिवन क्या है इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में मुझे क्या क्या पता है, मुझे बेस एडी पता है कितना है बेटा, वो है आपका 9 मीटर, ठीक है। वो क्या आपका क्या 9 मीटर, और एंगल ए कितना है आपका 90 माइनस का थीटा, एंगल ए कितना है 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ निकालना है परपेंडिकुलर। तो जरा मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला है जहां पर बेस और परपेंडिकुलर आते हैं। तो आपने बोला जस्ट अभी अभी तो लगाया tan थीटा, तो नाउ हम क्या लगाएंगे
टेन थीटा बराबर में क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या जाएगा आपका 90 माइनस का थीटा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर का नाम है डीसी या फिर सीडी, एक ही बात है, ठीक है। और बेस मुझे पता है, बेस कितना है 9 मीटर, कितना है 9 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, क्या होता है वो कॉट थीटा, क्या होता है वो कॉट थीटा इज इक्वल टू डीसी को आप डीसी छोड़ दीजिए और 9 का आप 9 रहने दीजिए, ठीक है। मुझे डीसी का मान ही तो निकालना है ना, मुझे यहाँ पे डीसी का मान पता ना मुझे यहाँ पर इस कॉट की वैल्यू पता, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल के रूप में यही होल्ड कर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करता हूं नाउ, अब इन ट्राइंगल बड़े वाले में, बड़े वाला कौन सा, जो आपका पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा, डी बी सी, बीसीडी बोलते हैं डीबीसी बोलते हैं, एक ही बात है, बीसीडी थोड़ा फ्लो में हो जाएगा तो बीसीडी बोलते हैं, इन ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है। आपको पता है कि यहां पर हमारे को बेस पता है ना 16, हमारे को यहां पर भी इसका भी यूज करना है, किसको निकालने में, परपेंडिकुलर को निकालने में। तो आपको ये पढ़ना है कि मुझे गिवन क्या है, मुझे निकालना क्या है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि ऐसी कौन सी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री की जहां पे ये दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। मेरे को बेस दिया हुआ है, मुझे निकालना परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी रेशियो जहां पे दोनों एक साथ आते हैं, आपने बोला टेन थीटा, तो यहां पर मैं टेन थीटा का यूज ही करूंगा, ठीक है, इन ट्रायंगल बीसीडी। अब आप क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर यहाँ पर भी बेटा डीसी ही है, और जबकि बेस कितना है, बेस है यहाँ पर बीडी, क्या यहाँ पर बीडी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टेन थीटा को आप टेन थीटा रहने दीजिए, डीसी का मान मुझे पता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, मुझे इसका मान पता है कितना है 16, कितना है 16, ठीक है। उसके आगे मैं इसे भी सॉल्व नहीं कर सकता तो मैं इसको भी क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन करना है। मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की। आपको लग रहा होगा सर आप ऐड क्यों नहीं कर रहे या फिर आप सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, बच्चे क्वेश्चन को देख के, स्टूडेंट क्वेश्चन को देखकर ही पता लग जाती है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐड या सब्सट्रैक्ट करता भी हूं तो मेरी जो प्रॉपर्टीज है फॉलो नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कर क्यों रहा हूं, आपको जस्ट अभी पता लग जाएगा, जरा यहाँ पे देखिए सामने, अगर मैं टेन थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा से करूंगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा बराबर डीसी अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय डीसी अपॉन में 16, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं, जिनकी प्रोडक्ट करने पे क्या आता है 1, डीसी की मल्टीप्लाई अगर डीसी से होगी तो क्या आएगा, डीसी का स्क्वायर, 16 की अगर 9 से होगी तो क्या आएगा 144, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक मान के जब कैंची मल्टीप्लाई करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144 बराबर में डीसी का स्क्वायर, ठीक है। डीसी बराबर क्या आएगा 144 का रूट, और डीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 मीटर, क्या आ जाएगी 12 मीटर। अपने को यही तो प्रूव करना था, अपने को क्या प्रूव करना था कि हाइट यानी कि डीसी कितनी है 12 मीटर, हमने प्रूव कर दिया, ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव। बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन पेपर में टफ कभी आता भी नहीं है, जितना अपर लेवल का हम लोग पढ़ के जाते हैं पेपर हमेशा उससे डाउन ही आता है। बहुत रेयर केस होता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज आपसे टफ पूछे जाए, अदरवाइज कभी पेपर टफ होता ही नहीं है। टफ क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम पहले सारे पढ़ के जाते हैं, हम इतने अपर लेवल के क्वेश्चन कर करके जाते हैं, प्रैक्टिस कर करके जाते हैं, उससे ऊपर तो आ ही नहीं सकता। और क्वेश्चन पेपर में देखने को क्या मिलता है, उससे बहुत ज्यादा लेवल कम, ठीक है। और जिसलिए आप क्या कहते हैं कि पेपर तो बहुत आसान आया था, इस बार भी आप यही बोलेंगे पेपर तो क्या आया था, बहुत आसान आया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से आप। होप थोड़ा डिस्टेंस से फंक्शन हो रहा है, साउंड आपको ना आ रही हो उसके अंदर। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और थोड़ा सा इससे अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब की बार हम लेते हैं, मेरे सामने क्वेश्चन दिखा है मुझे जो कि 2022 यानी कि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे यूपी बोर्ड के, उसमें एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। उसमें एग्जाम में क्या था, पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। और हाँ, मैं आपको यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपके कम्युनिटी टैब में ऐड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको व्यू भी कर सकते हैं कि हाँ भी पेपर में किस किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर मेरे सामने जो लिखा हुआ है, मैं आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा। क्या लिखा है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ 80 मीटर हाई ट्री, एक बर्ड यानी कि एक चिड़िया या बोल दो पक्षी, कोई भी बोल दो, एक पक्षी क्या है वो 80 मीटर ऊंचाई का यानी कि लंबाई का एक पेड़ है जिसके ऊपर बैठी हुई है बर्ड यानी कि चिड़िया या पक्षी जो भी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि मींस एक क्रिएट कर लो जो बोल रहा है वो कह रहा है साहब ये रहा ट्री, यहाँ पर एक बर्ड बैठा हुआ है, वो बर्ड यानी कि पक्षी जो धरती पर देख रहा है यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है वो, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन माने क्या होगा कि साहब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा नीचे से, यानी कि यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आपको बोला हुआ है कि जो ट्री की हाइट है वो कितनी है 80 मीटर, कितनी है 80 मीटर,
और आपसे बोला हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है इस 45 डिग्री, यानी कि कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द बर्ड इज फ्लाइंग, अरे रे ये तो पक्षी उड़ गया, द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन सेम, यानी कि पक्षी इतनी ही ऊंचाई पे उड़ गया, ठीक है, आगे की तरफ उड़ता चला जा रहा। मान लो कि पक्षी उड़ के यहाँ पे थे, यहाँ आ गया, हाइट तो अब भी सेम ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि सेम हाइट पे उड़ रहा है, क्या बोला उन्होंने, सेम हाइट पे उड़ रहा है। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड सेम पॉइंट इज 30 डिग्री, यानी कि 2 सेकंड यहां से लेके यहां तक उड़ा है वो खाली, और अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये वो कितना है आपका, वो है आपका 30 डिग्री, कितना है आपका 30 डिग्री। क्लियर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, यानी कि जो पक्षी किस स्पीड से उड़ रहा था, जो आपका पक्षी है, जो आपका बर्ड है, वो आपका किस स्पीड से उड़ रहा था। तो चलिए इसको थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, आपको उसकी स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, आपको उसकी स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था पेपर में, 4 to 6 मार्क्स का आया था। कुछ नहीं करना था, आपके फ्री के नंबर थे, पूरे के पूरे नंबर फ्री के थे, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीजें पता है तो। क्या पता है आपको, सबको पता है कि स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड अपने को निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम मुझे उसके लिए चाहिए। टाइम तो मुझे सवाल ने खुद ही बता दिया कि साहब यहां से लेके यहां तक आने में उसको 2 सेकंड लगे हैं। अब मेरा कंसंट्रेशन किस पे, मेरा कंसंट्रेशन है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं डिस्टेंस निकाल पाया तो स्पीड तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगी, ठीक है। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन किस पर रहेगा कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। आ जाइए, इन ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 ट्राइंगल है, किसी में भी पहले आ सकते हैं, किसी में भी बाद में आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आपके सामने इजी कौन सा पड़ रहा है। आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ए बी ई और एक आपको दिख रहा है ए सी डी। आपको जोन सा इजी लगेगा पहले उसमें चले जाइए। मैं आ रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी ई, छोटे वाले ट्राइंगल में, कि ए बी ई में। अब मुझे बताइए क्या क्या मुझे गिवन है, मुझे गिवन है परपेंडिकुलर। मुझे यूज जो करना है इसको निकालने में, यूज क्या करना है, बेस। फिर आपने बोला परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि आपका क्या हो गया, tan थीटा। और 90% क्वेश्चन बेटा यहाँ पे tan थीटा लगता है जनरली, tan या फिर cot, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हुआ तो sin थीटा लग सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए, इन ट्राइंगल ए बी आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या, परपेंडिकुलर का नाम है बीई, क्या नाम है, बीई। अपॉन है बेस, कितना है, बेस है आपका ए बी, बेस कितना आपका, बेस है आपका ए बी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, बीई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 80, कितनी दे रखी है 80, और ए बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ए बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मुझे ए बी की वैल्यू पता लग जाएगी फटाफट से, क्या पता लगेगी, 80 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80, यानी कि 80 मीटर्स। क्लियर है, यानी कि मुझे इतनी डिस्टेंस पता लग गई। अगर मैं इतनी डिस्टेंस और निकाल लूं तो जैसे ही मुझे इतनी पता लग जाएगी, उतनी अगर इस डिस्टेंस में अगर मैं ये घटा दूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे ये पता लग जाएगी या नहीं। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं, एसी में निकाल लेता हूं, ए बी मुझे पता लग गई है, अगर मैं एसी में से ए बी को घटाऊंगा तो मुझे सी बी पता लग जाएगी या नहीं पता लग जाएगी, सर बिल्कुल पता लग जाएगी। तो अब आ जाइए किसमें, इन ट्रायंगल ए सी डी, यानी कि बड़े वाले में आ जाइए। अब उसमें भी क्या लगेगा बेटा, उसमें भी tan थीटा लगेगा, क्योंकि मुझे हाइट पता है, मुझे बेस का यूज करना है। tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे में बेस, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा है आपका 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका, परपेंडिकुलर है आपका 80, कितना है आपका 80। CD बोला हुआ कितना है वो आपका 80, और बेस मुझे पता नहीं है, बेस मुझे पता नहीं है, बेस कितना है इसके लिए आपका AC बोल दो या CA बोल दो, क्या बोल दो, AC बोल दो या CA बोल दो, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्या बोल रहे हैं आप, 1/√3, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1/√3 होती है, ठीक है। 80 का 80 रहने दो, अपॉन में AC। अगर मुझे AC की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, 80√3, क्या आएगा 80√3, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 80√3, जबकि यहां से लेके यहां तक कितनी है 80। अगर मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है CB, मुझे निकालना है CB, तो मैं क्या करूंगा, मैं AC में से माइनस कर दूंगा AB, यानी कि मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, मुझे CB पता लग जाएगा। 80√3 माइनस का 80, यस या नो, हाँ जी बिल्कुल सही है, 80√3 माइनस का 80। तो क्या आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 80 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस का 1, क्या आएगा √3 माइनस का 1, ठीक है। क्लियर है, होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है, कोई कठिनाई का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। क्लियर है। अब मुझे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता लग गई, स्पीड मुझे बता ही रखी थी, सवाल ने कितनी थी 2 सेकंड, यानी कि सवाल ने मुझे क्या बताया कि ये डिस्टेंस जो कवर की गई है वो 2 सेकंड में कवर की गई है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उसकी स्पीड। नाउ, नाउ मींस अब स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
बच्चे आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि अगर आप पॉइंट्स में आंसर लाना चाहते हो तो √3 की वैल्यू धर सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्या होती है? 1.732। ठीक है, आप चाहे तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर आपको एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 80, √3 माइनस का 1। इस टाइम कितना लिया उसने इसको करने में? 2 सेकंड। क्या लिया? 2 सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 40 √3 माइनस का 1 मीटर। क्या आएगा? 40 √3 माइनस का 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है? 40 √3 माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे? √3 की वैल्यू धर दीजिए, उसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आएगा, यानी कि अगर मैं शॉर्ट्स में आपको बता दूं तो आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1.732 माइनस का 1, 40 इंटू में 0.73 ले लो। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 की 0, 4 3 12 का 2 1, 4 7 28 और 1 9 29, यानी कि आपका आएगा 29 मीटर पर सेकंड। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा? 29 मीटर पर सेकंड, समथिंग कुछ यही आएगा, 29 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो बताइए सवाल में क्या टफ था? कंसंट्रेशन पावर। बस आपको ये बढ़ानी है, आपको ये देखना है मुझसे पूछा गया है, आपको ये देखना है कि मुझे उसको निकालने में यूज क्या क्या करना है। ठीक है, हमें पता था कि भाई हमारे को स्पीड पूछी गई है, आपने मुझे तुरंत बता दिया फटाफट से कि सर जी स्पीड निकालने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ता है। मैं कमेंट पढ़ रहा था आपके भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि डिस्टेंस मुझे नहीं पता, यहाँ पर टाइम तो मुझे सवाल ने बता दिया कि 2 सेकंड लग रहा है, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस मैंने कैसे निकाली? मैंने ये पाया कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकाल लेता हूं और उसमें से अगर मैं ये सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे को यही तो बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो मैंने पहले इसमें क्या, छोटे वाले ट्रायंगल में, उसके बाद बड़े वाले में आया तो मुझे बड़े वाले की डिस्टेंस पता लग गई, मुझे छोटे वाले की पता लग गई, फिर मुझे अगर सीबी की वैल्यू निकालनी थी तो बड़े वाले में मैंने छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया मुझे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस पता लग गई, नहीं लग गई? बिल्कुल लग गई। स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपने बता ही दिया था मुझे अभी अभी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ये टाइम ये आपकी स्पीड आ गई। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैंने बोल दिया कि आप √3 की वैल्यू धर दो, क्या होती है? 1.732 रखा और अपने आंसर सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, क्या टफ था इसमें? बहुत इजी था, ट्रिग्नोमेट्री भी टफ नहीं थी ना, उसकी एप्लीकेशंस टफ है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे डबल एंगल वाला। कौन सा करेंगे? डबल एंगल वाला, इसमें 2 थीटा आपको दिए होंगे। ठीक है, हालांकि यहां पर 2 थीटा ही थे, थोड़ा सा इससे डिफरेंट करेंगे बल्कि हम, और ठीक है ना, इससे डिफरेंट करेंगे एक और। एग्जाम्स नजदीक हैं, प्रैक्टिस बनाए रखें बस आप। ये चैप्टर्स जो है आपके नंबर गेनिंग चैप्टर्स हैं, पेपर में आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को लगता है कि नंबर कटेंगे, लेकिन मुझे बताइए नंबर कट कैसे सकते हैं जब आप इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करके जाएंगे घर से, उसके बाद ये नंबर कट जाएंगे तो प्रैक्टिस का फायदा है क्या फिर? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं समझने के लिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपका, एक और क्वेश्चन है स्पीड वाला, एक और क्वेश्चन है स्पीड वाला। हाँ जी बिल्कुल, स्पीड वाले एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन और ले लेते हैं स्पीड के ऊपर, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल भी ना छोड़े। ठीक है, वो क्या है? अ बोट इज कमिंग टुवर्ड्स अ ब्रिज, एक बोट, बोट में जहाज ब्रिज की तरफ आ रहा है। एट एनी इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ब्रिज इज 30 डिग्री, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जहाज का ब्रिज के साथ बन रहा है वो कितना? 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मिनट्स, 4 मिनट चलने के बाद विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि सेम प्रवाह से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच मोर टाइम इज टेकन बाय द बोट टू रीच द ब्रिज, यानी कि उस ब्रिज तक पहुंचने में बोट को भी और कितना समय लग जाएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा बेटा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा क्लोज आते जाएंगे तो आपका वो एंगल ऑफ एलिवेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, फिर एंगल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो बन रहा होगा आपका, वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कुतुब मीनार, ऐसा भी बहुत छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है। अब आप कुतुब मीनार को यहां से देख रहे हैं, काफी डिस्टेंस है, तो आपको क्या लगेगा? छोटी सी है नॉर्मल। जैसे जैसे आप यहाँ पर आएंगे अब थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई कुतुब मीनार थोड़ी सी बड़ी है, मुझे दिख नहीं पा रही ठीक से। फिर आप और पास आ गए तो आपको लगेगा यार बड़ी तो है, ये ऊंचाई दिख रही है। और आप सपोज दैट आप यहाँ पर आएंगे तो क्या आप उसे एक बार में देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि आप जितना क्लोज आएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो आपका एंगल जो है वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? इसको मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी प्रकार के क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है उसने कि साहब एक ब्रिज है, मान लो ब्रिज, अब मैं ऐसे तो बनाऊंगा नहीं, मैं सपोज आपको अपना ट्रायंगल ही बनना है, मैं इस तरीके से मान लेता हूं कि ये ब्रिज है साहब यहाँ पर कोई और ये ब्रिज की ऊंचाई है। ठीक है, अब एक ब्रिज है साहब, एक बोट आ रही है यहां से, अभी फिलहाल जो उसका एंगल बन रहा है, अभी जो फिलहाल उसका एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है?
30 डिग्री। अब 4 मिनट मान के चलिए पॉइंट ए पर थी फिलहाल अभी बोट, अब 4 मिनट वो चली है, यानी कि यहां से इस तरफ को चल रही है, क्योंकि जहाज कहां आ रहा है, ब्रिज की तरफ को आ रहा है। सपोज दैट वो यहां पहुंच गई है बी पर, तो अब जो उसका एंगल बन रहा है एलिवेशन, यानी कि जो नीचे से ऊपर का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, वो आपका बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे आपका एंगल उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, आप क्लोज आए एंगल बढ़ गया, आप और क्लोज आएंगे एंगल और बड़ा हो जाएगा। आप जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि जस्ट ऊपर हो जाएगा ना आपके। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि यहां से लेकर यहां तक आने में उसको क्या लगा है, 4 मिनट्स लगे। मुझे डिस्टेंस नहीं बता रहा कि डिस्टेंस कितनी चली, वो कह रहा 4 मिनट चली, इतना बता रहा हूं खाली बस। ठीक है, अब कह रहा है कि बताओ कितना समय और लग जाएगा उसको यहां तक पहुंचने में, इसके अलावा मुझे और कुछ भी गिवन नहीं है सवाल में। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम से क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं, ये कभी ना कभी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमारे को पूछा क्या गया, हमारे को पूछा गया कि बताइए कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ पहुंचने में। तो मुझे फटाफट से बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यस या नो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे दो चीज चाहिए आपके पास, मुझे यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस भी चाहिए, मुझे उसकी स्पीड भी चाहिए। मुझे उसकी क्या चाहिए, मुझे उसकी स्पीड भी चाहिए। ना ही मुझे डिस्टेंस पता है ना ही मुझे स्पीड पता है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले लेट कर लूंगा। लेट मींस माना, लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट की जो स्पीड है मैंने क्या मान ली x। अब ये किलोमीटर तो होगा नहीं, नॉर्मल तो दिख रहा है कि x मीटर प्रति मिनट। ठीक है, हम क्वेश्चन को मीटर प्रति मिनट के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x मीटर प्रति मिनट, क्योंकि किलोमीटर तो डिस्टेंस दिख नहीं रही है। ठीक आप किलोमीटर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्यूचर में जाके, कोई दिक्कत नहीं, सवाल जब सॉल्व हो जाएगा तब कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं फिलहाल ही मान रहा हूं क्या, x मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या बताया गया, मुझे खाली टाइम बताया गया कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 4 मिनट लगे। तो मैं अगर डिस्टेंस निकालना चाहूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, अगर मेरे को ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बराबर क्या बनेगा, स्पीड इनटू में टाइम। यस या नो, हाँ जी बनेगा। डिस्टेंस मुझे निकालनी है, स्पीड मैंने क्या मान लिया x, और टाइम कितना है 4 मिनट। तो मैं ऐसे बोल दूं 4 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 4x मीटर। ये 4x क्या है, मीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो कितनी है, 4x मीटर। कितनी है, 4x मीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मुझे बी और सी की डिस्टेंस ही नहीं पता। आप करिए सॉल्व, पहुंच जाइए कहां पर, इन ट्रायंगल। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन सा, ए सी डी, बी सी डी। किसी में भी आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी आ जाइए। मान के चलिए हम आपकी बार आ रहे हैं बीसीडी में, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं हम। बीसीडी में अगर हम आएंगे तो बेटा यहाँ पर दो ट्रायंगल में कॉमन क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है सब उनकी हाइट। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में जो यूज होगा सेकंड पॉइंट, वो क्या यूज होगा, बेस। ठीक है, तो मुझे बताना है परपेंडिकुलर बटे में बेस के लिए क्या लगता है आपका, tan थीटा। सॉरी, क्या लगता है आपका, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। अब tan थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। अब tan थीटा की वैल्यू मुझे कितनी रखी है, छोटे वाले में 60 डिग्री। कितनी है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी CD बोल दो या DC बोल दो, एक ही बात है। बेस कितना है, बेस है आपका BC। ठीक है, बेस कितना आपका, बेस है आपका BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3। क्या होती है, √3। ठीक है, CD मुझे पता नहीं है, BC मुझे पता नहीं है, मुझे दोनों ही नहीं पता। तो मैं यहां से कैसे गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, मैं ये बोल दूं CD बराबर में क्या होगा, √3 BC। हाँ या ना, CD की वैल्यू क्या होगी, √3 BC। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई √3 से करूंगा, यही आएगा। यस, यही आएगा। अब आ जाओ, इन ट्रायंगल स्पेस का मैं थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, एडजस्ट करना ही जिंदगी में सिखाया जाता है, जो यही हम सीखते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में आ जाइए। अब यहां पर भी क्या लगाएंगे, यहां पर भी हम लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, CD अपॉन में बेस कितना आपका AC, कितना आपका AC। tan थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, यहां पर tan थीटा की वैल्यू 30। CD की वैल्यू मुझे यहां पर भी नहीं पता और AC की वैल्यू मुझे यहां पर भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि AC को अगर मुझे निकालना है तो मुझे AB और BC को जोड़ना पड़ेगा। मुझे अगर AC निकालना है तो AB और BC को जोड़ना पड़ेगा। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात सर जी, आपने सही सोचा एकदम। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3। क्या होती है, 1 अपॉन में √3। CD मुझे पता नहीं है, AB की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाल ही ली थी, 4x। क्या निकाली थी आपने, 4x। BC की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं BC को BC ही छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, BC को मैंने BC ही छोड़ दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 4x प्लस में BC बराबर में √3। क्या आएगा, बराबर में √3, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, CD। तो मैं √3 CD बोल दूं, हाँ जी बिल्कुल सर, √3 CD बोल दो आप। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 अवेलेबल है, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 अवेलेबल है। क्या करेंगे, फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहां से आपने क्या बोला कि सर √3 का मान जो था ना, सॉरी CD का मान जो था ना वो √3 BC था, तो आप CD की जगह पर ना √3 BC धर दो। मैंने कहा ठीक है धर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस में BC बराबर क्या आएगा, ये √3 इंटू में CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू कितनी है √3 BC, ठीक है। 4x का 4x रहने दीजिए, प्लस में BC को आप BC रहने दीजिए बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा 3BC, क्या आएगा 3BC। अब ये BC उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 2BC बराबर में क्या बचेगा 4x। मैं बोल दूं BC बराबर में क्या आएगा 4x अपॉन में 2, यानी कि क्या आएगा BC बराबर में 2x। BC बराबर क्या आएगा, BC बराबर आपका आएगा 2x, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई, वो कितनी आ गई 2x आ गई, कितनी आ गई 2x आ गई। अब आप मुझे बताइए क्या निकालना था अपने को निकालना था टाइम। क्या निकालना था टाइम। आपने क्या बोला था सर, टाइम का फॉर्मूला तो आपने बताया था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक की, आपने बोला सर जी 2x है, मैंने कहा ठीक है बेटा। स्पीड कितनी है, आपने बोला सर जी स्पीड तो हमने यहां पर मानी थी ना, x मानी थी, मैंने कहा ठीक है वो भी ठीक है। x से x कटेगा तो क्या आएगा 2 मिनट, यानी कि उस पर्टिकुलर बोट को 2 मिनट का समय और लगेगा, 2 मिनट के बाद वो जस्ट ब्रिज के पास पहुंच चुकी होगी, यानी कि ब्रिज के नीचे पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, कि आप उसका यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन इससे टफ नहीं आएगा एग्जाम में आपके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक बिल्कुल फ्री माइंड से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जरूर बनाऊंगा, ठीक है। हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपने एक नया चैप्टर, अपना एक नया टॉपिक, ठीक है। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके अभी भी रह गए हैं या आपको लगता है कि आपका पूछ लेने चाहिए, तो प्लीज बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको तुरंत उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें।